डियर स्टूडेंट्स, मैं हूँ एस के ठाकुर और अभी आप देख रहे हैं polytechhub.com। ये है यूट्यूब चैनल polytechhub.com। यहाँ पर आइए और सब्सक्राइब कीजिए, मेरे चैनल को देखिए, है ना। आपको लगता होगा कि सर पहले ही कुछ पढ़ाए नहीं, अब बीच में कह रहे हैं सब्सक्राइब करो ना, सब्सक्राइब करो। अरे नहीं यार, करना है तो कर लो, फ़ायदा रहेगा। क्योंकि हम लोग तो क्या कर रहे हैं, स्टूडेंट सेवा में काम कर रहे हैं। तो स्टूडेंट का भी कुछ ना कुछ बनता है कि टीचर की सेवा किया जाए। और कैसे सेवा करना है? सब्सक्राइब करके, अपने दोस्तों में शेयर करके, लाइक करके, है ना। और ज़रूरत पड़े तो कमेंट बॉक्स में अपना प्रश्न पूछ लेने का। ये सब चीज़ें होती है, इससे लिंकिंग बनता है ना। इससे पहले कि हम क्लास स्टार्ट करें, आज हम कुछ बात करना चाहेंगे कि सिविल इंजीनियरिंग के जितने भी छात्र हैं जो फिलहाल polytechhub.com से अपनी सुविधा ले रहे हैं, उनसे मेरा विनम्र आग्रह ये है कि वो अपना कॉन्टैक्ट नंबर अपने नाम के साथ इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में मैं ये शेयर करेंगे। हम लोग स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं कि सिविल इंजीनियरिंग का जो सिस्टम होगा उसमें हम लोग करेंगे क्या कि बच्चे का एक ग्रुप बनाएंगे, है ना। बच्चे का ग्रुप बन भी चुका है और ग्रुप बनाया जाएगा, उसमें बच्चे को ऐड किया जाएगा। बच्चे का कॉन्टैक्ट नंबर मिलना चाहिए। इसीलिए आप लोग, अभी बिल्डिंग ड्राइंग की बात हो रही है तो सेमेस्टर 3 से हैं। बिल्डिंग ड्राइंग को छोड़कर अगर सेमेस्टर 5 वाले जो बच्चे होंगे, जो थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर पढ़ रहे होंगे, स्टील डिज़ाइन पढ़ रहे होंगे, उनसे भी मेरा आग्रह होगा कि वो वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपना मोबाइल नंबर और नाम को मेंशन करें। क्या क्या करना है? मोबाइल नंबर और नाम को मेंशन करना है कमेंट बॉक्स में, ताकि हम उससे एक अच्छा लिंकिंग बना सके और उस विशेष ग्रुप में हम क्वेश्चन डालेंगे, है ना। जितना भी थ्योरीज पढ़ाई होती है, इस थ्योरी से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होंगे हम उस ग्रुप में डालेंगे। चाहे बच्चा मेरा लेक्चर परचेज करता भी है तो भी, और चाहे वो बच्चा मेरा लेक्चर परचेज नहीं भी करता है तो भी, मेरे ऐप से वो लेक्चर खरीदता भी है तो भी हम उसको रखेंगे उस ग्रुप में, और ऐप से लेक्चर नहीं खरीदता है तो भी उस ग्रुप में रखेंगे। और उस ग्रुप में हम लोग डिफरेंट क्वेश्चंस करेंगे सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड, और वो मोस्ट वैल्यूएबल क्वेश्चंस होगा। जो भी बुक मटेरियल होगा उस ग्रुप में पब्लिश किया जाएगा। तो ये सब चीज़ें हैं, वो जो नए ग्रुप हम लोग बना रहे हैं सिविल इंजीनियरिंग का, उसमें होगा, उसका नाम होगा polytechhub सिविल। क्या नाम होगा स्टूडेंट्स? polytechhub सिविल। और उसमें हम सिविल की इंजीनियरिंग के सारे बच्चों को ऐड कर देंगे। इसीलिए एक्चुअली अभी 3rd सेमेस्टर सिविल का लेक्चर चल रहा है। इसीलिए आप लोग क्या करेंगे स्टूडेंट्स कि जितने भी बच्चे हैं वो अपना नाम और मोबाइल नंबर कमेंट बॉक्स में मेंशन करेंगे। जिनको लगता है कि अपना नाम और मोबाइल नंबर कमेंट बॉक्स में जोड़ने से उनकी प्राइवेसी लीक हो रही है, तो वो लड़के क्या करेंगे, या फिर जो भी लड़के या फिर लड़कियां क्या करेंगी, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर 91307336, ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। SK ठाकुर, है ना, SK ठाकुर, ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। इस कॉन्टैक्ट नंबर पर वो बच्चे या फिर बच्चियाँ क्या करें, संपर्क करें। या फिर ये कॉन्टैक्ट नंबर जो है एक व्हाट्सएप नंबर है ना, इस व्हाट्सएप नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। आपको सिविल इंजीनियरिंग की दुनिया में कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है, कोई भी समस्या है, आप सेमेस्टर 1 से है या फिर 3rd से है या फिर 5th से है या फिर पास आउट है वो भी स्टूडेंट्स, अगर इस नंबर पर आप फ़ोन करेंगे तो आपको सिविल इंजीनियरिंग से जुड़ी समस्याओं का हल मिल जाएगा, है ना। ये नंबर एक ऐसा नंबर है जो कि सिविल इंजीनियरिंग से जुड़ी समस्याओं का एक इंस्टेंट सर्विस देता है ना। आपको कोई भी दिक्कत होती है, कहीं भी हैं आप, डायरेक्ट मैसेज कीजिए इस नंबर पे, ये दिक्कत हो रही है, ये फलाने पेपर में दिक्कत हो रही है हमें, उसी समय आपको इंस्टेंटली जवाब दिया जाएगा। क्योंकि इस नंबर के साथ मैं 24/7 अपडेट रहता हूँ। मैं खुद, मेरा ही नाम है SK ठाकुर, है ना, पहचानते होइएगा, अगर नहीं पहचानते तो पहचान लीजिए, मेरा नाम है SK ठाकुर। तो फिलहाल ये किस नंबर के लिए है, ये नंबर हम दे दिए हैं
फॉर व्हाट्सएप ग्रुप, है ना। और स्टूडेंट्स जहाँ तक रही बात ऐप डेवलपमेंट की, ऐप के बारे में तो बहुत सारे बच्चे लेक्चर परचेज कर भी चुके हैं। आप लोग भी इससे पहले कि ये ऑफ़र 30 जुलाई तक से ख़त्म हो जाए आप भी आइए और लेक्चर को परचेज कीजिए। जो बच्चे अभी नए नए जुड़ रहे हैं पॉलिटेक हब से या फिर पॉलिटेक हब नाम के ऐप से, वो क्या करेंगे, उसको ऐप को क्या करेंगे, अपडेट करेंगे, है ना। अब ऐप में अपडेट आ चुका है, उस ऐप को आप अपडेट कीजिएगा तो वहाँ से आपको अब ऐप पर भी फ्री लेक्चर दिखेगा। कुछ लेक्चर ऐसे होंगी जो फ्री होंगी, वो आपको दिखेगा, तो आप ऐप पर जाके देख सकते हैं कि ऐप पर क्या चल रहा है। उसके बाद आपके और हमारे के बीच में एक बेटर रिलेशनशिप स्थापित होगा। तो बच्चे जो नए हैं वो डाउनलोड करेंगे तो उनको वो फीचर मिलेगा। जो बच्चे पुराने से डाउनलोड किए हुए हैं उनको फिर से एक बार अपडेट करने की ज़रूरत पड़ेगी, तो ताकि वो फ्री लेक्चर देख सकेंगे। अगर वो ऐप को अपडेट नहीं करेंगे तो फ्री लेक्चर नहीं देख पाएंगे। दैट इज़ वाई बच्चे क्या करें, ऐप को अपडेट करें, ठीक है। पॉलिटेक हब नाम का जो ऐप है उसको अपडेट कीजिए आप। अपडेट करने के बाद आप फ्री लेक्चर्स देख पाएंगे। अब बात आती है ऐसे कि हम लोग पढ़ाई का मुद्दा जो है आज का, जिस पर हम लोग को चर्चा करना है, बिल्डिंग ड्राइंग के बारे में चर्चा करना है। तो छात्रों ये जो नंबर है, ये नंबर आप लोग, है ना, नोट कर लीजिए। अगर किन्हीं को लगता है कि कमेंट बॉक्स में मोबाइल नंबर या फिर नाम मेंशन करने से उसके, है ना, पर्सनल इन्फॉर्मेशन का कोई भी लीकिंग मिलता है या फिर पर्सनल इन्फॉर्मेशन के साथ कोई भी छेड़खानी संभव है, तो वो बच्चे डायरेक्ट हमसे संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के लिए 9137034346, है ना, ये मेरा पर्सनल नंबर है और इस पर आप हमको कॉल भी कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। तो ये मेरा नंबर है, राइट। तो स्टूडेंट्स ये तो रही प्रचार प्रसार की बात, बहुत सारा प्रचार हो गया। अब जस्ट मुद्दे पर आते हैं। आज का मुद्दा जो है हम लोगों को डिस्कस करना, वो क्या है, वो है बिल्डिंग बायलॉज, है ना। इससे प्रीवियस क्लासेस में मैंने देखा था कि वेरियस जो प्लानिंग प्रिंसिपल्स है ना, जो डिफरेंट प्लानिंग प्रिंसिपल था वो क्या था, ठीक है। स्टूडेंट्स आपसे एक और ये हम आशा करते हैं और एक बात आपको बताते हैं क्या, कि आप लोग अपने मोबाइल में CBRI का साइट खोलिएगा, मतलब कि सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूशन का साइट खोलिएगा अपने मोबाइल में, और उसमें कुछ जुड़ी जानकारी जो अबाउट सिस्टम होगा, अबाउट अस का सिस्टम रहता है हर एक साइट पे, तो अबाउट सिस्टम जाकर कुछ पढ़िएगा। उससे क्या होगा, आपका जो बेसिक कंसेप्ट है वो बिल्डअप होने का प्रयास होगा, उसमें आशातीत वृद्धि होगी, है ना। इसलिए क्या करना है, CBRI का साइट खोलना है। CBRI किसका साइट खोलना है, CBRI सेंट्रल, है ना, बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूशन, है ना। तो क्या होगा, केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान, इसका एक साइट है। उसको खोलकर आप क्या कीजिएगा, उसके बारे में जानकारी ले लीजिएगा, तो उससे और ज़्यादा जानकारी मिलेगी आपको बिल्डिंग डिपार्टमेंट के बारे में, राइट। तो ये तो रही पिछले वाले लेक्चर्स की बात, हाँ। और उसमें हम लोग क्या किए थे, प्लानिंग प्रिंसिपल के बारे में डील किए थे। आज के इस विशेष लेक्चर में हम लोग किसके बारे में डील करेंगे, आज के इस विशेष लेक्चर में हम लोग बिल्डिंग बायलॉज के बारे में बात करेंगे, है ना। आप लोग जानते हैं कि आप जिस मोहल्ले में रहते हैं, जिस शहर में रहते हैं, वो शहर अपने आप में यूनिक शहर होता है, वैसा शहर दूसरा जगह नहीं होता है। और मान चलो कि कोई बच्चा मुंबई में रहता है ना, और कोई बच्चा बिहार में रहता है, तो मुंबई के जिस शहर में रहेगा उस शहर की जो लोकेलिटी होगी, और बिहार के वो किसी शहर में रहेगा, मान चलो बिहार के वो सीतामढ़ी शहर में रहता है और मुंबई के वो नासिक शहर में रहता है, तो नासिक और सीतामढ़ी का जो कल्चरल डिफरेंस होगा वो तो होगा ही, साथ साथ नासिक और सीतामढ़ी का भौगोलिक डिफरेंस भी होगा। मतलब कि उसका जो बनावट होगा, नासिक का जो मिट्टी होगा वो अलग होगा, है ना। ज़्यादातर नासिक क्षेत्र में लाल मिट्टी पाई जाती है, और जो सीतामढ़ी के बच्चे होंगे उनको ज़्यादातर जलोढ़ मिट्टी देखने को मिलेगा। सॉरी, तो मिट्टी का डिफरेंस हो गया। उसके बाद मिट्टी के डिफरेंस होने के बाद स्टूडेंट्स क्या होता है कि नासिक का जो बिल्डिंग बायलॉज सिस्टम है, मतलब कि नासिक में जो सरकार के द्वारा दिया गया लॉज है बिल्डिंग बनाने के लिए, वो
सीतामढ़ी में जो सरकार के द्वारा लॉज है वो दिया गया उससे मैच नहीं करेगा। मतलब ये अगर मान चलो ये सीतामढ़ी है और ये नासिक है, नासिक में ज़्यादातर जो बिल्डिंग बनती है वो हाई राइज कंस्ट्रक्शन की बनती है ना, उसमें बहुत सारा है ना मोहल्ला होता है, बहुत सारा है ना स्टेजेज होता है, बहुत सारा स्टोरी होता है। इतना स्टोरी की बिल्डिंग नासिक में बन सकती है, अप्रॉक्सीमेटली 60 माला 40 माला की बिल्डिंग तो नॉर्मल देखने को मिलता है। लेकिन ये जो सीतामढ़ी का मोहल्ला होगा उसमें क्या होगा, इतनी हैवी राइज मतलब कि हाई राइज कंस्ट्रक्शन देखने को नहीं मिलेगा। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगा 3 मंजिल 4 मंजिल, है ना। कितना मिलेगा? 3 मंजिल से 4 मंजिल का बिल्डिंग मिलेगा। क्यों? क्योंकि सीतामढ़ी का जो क्षेत्र है और नासिक का क्षेत्र, इसमें ये भी डिफरेंस है कि नासिक में भूकंप 9 के बराबर आता है और सीतामढ़ी में भूकंप बराबर आता है ना। एनी टाइम भूकंप आता है सीतामढ़ी में। तो देखिए बातें यहाँ पर क्या हो रही है, मोटी बातें किया जाए तो मोटी बातें ये है कि भौगोलिक डिफरेंस होने के कारण डिफरेंट जगहों पर हमारा जो सरकार का नियम होता है, तौर तरीके होते हैं, वो अलग अलग होते हैं। और यही जो ये तौर तरीके अगर बिल्डिंग के बारे में होती है तो इसको बिल्डिंग बाय लॉज कहा जाता है। मतलब बिल्डिंग बाय लॉज वो चीज़ होगा जो सरकार का दिया हुआ एक तौर तरीका होगा किसी विशेष क्षेत्र में बिल्डिंग बनाने के लिए, है। मतलब कि अगर मैं जहाँ खड़ा हूँ दरभंगा में, तो दरभंगा में जो दरभंगा शहर है, दरभंगा शहर में बिल्डिंग बनाने के लिए सरकार का एक विशेष आंकड़ा दिया गया है, एक विशेष गाइडलाइंस दिया गया है। उस गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए हमको दरभंगा शहर में बिल्डिंग बनानी पड़ेगी। अगर हम इस गाइडलाइंस का उल्लंघन करते हैं तो सरकार हम पर कार्रवाई कर सकती है, या फिर अगर हमको गाइडलाइंस से ऊपर जाते हुए बिल्डिंग बनाना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, सरकार से परमिशन लेना पड़ेगा। इस प्रकार की बातें आ जाती है क्या कि बातें आती हैं लॉ एंड ऑर्डर की। तो वो लॉ एंड ऑर्डर जो कि बिल्डिंग से रिलेटेड रहेगा उसको हम बिल्डिंग बाय लॉज कहेंगे, है ना। मतलब कि सरकार की वो विधि व्यवस्था जो कि बिल्डिंग के निर्माण संबंधी कार्यों के बारे में विचार करती है ना, उसको हम बिल्डिंग बाय लॉज कहते हैं। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो बिल्डिंग बाय लॉज क्या है? एक प्रकार का नियमावली है, एक प्रकार का सेट ऑफ रूल्स है जिसके आधार पर किसी विशेष अधिकार क्षेत्र में बिल्डिंग बनता है। ये बात आपके दिमाग में घुस जानी चाहिए, ठीक है स्टूडेंट्स। बिल्डिंग बाय लॉज क्या है नहीं है, इस बात का आपको आपके एग्जाम से कोई भी रिलेशनशिप नहीं है। इस बात का सीधे रिलेशनशिप है आपके माइंड से, आपके आर्किटेक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना। आपका दिमाग कितना शिल्पी है, कितना आर्किटेक्ट है, इस बात का एक अच्छा ठोस सबूत आपका बिल्डिंग बाय लॉज का नॉलेज होगा। अगर किसी बच्चे के पास बिल्डिंग बाय लॉज का अच्छा नॉलेज है तो वो लड़का अच्छा आर्किटेक्चरल व्यू दे सकता है। मतलब कि किसी बिल्डिंग का अच्छा से अच्छा व्यू निकाल सकता है किसी विशेष नियम के अंदर रहते हुए, है ना। तो इसीलिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी हमारे करियर पॉइंट ऑफ व्यू से, सिविल इंजीनियरिंग करियर पॉइंट ऑफ व्यू से इट इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट टास्क दैट यू ऑल हैव टू कंप्लीट इन दिस सेमेस्टर. Without completing the building by laws concept, you won't be able to describe how any building designed and what a type of building should be designed in a specific area. So you have to concentrate on your this type of topic that we will dealing further. Okay? तो हम लोग क्या करेंगे, बिल्डिंग बाय लॉज के बारे में हम लोग जानते हैं. तो ये तो आप लोगों को पता चल गया कि बिल्डिंग बाय लॉज क्या है, एक सेट ऑफ रूल्स है ना, जो कि सरकार विशेष अधिकार क्षेत्र में पास करती है. सीतामढ़ी का क्षेत्र ये रूल अलग होगा, दरभंगा शहर का रूल अलग होगा, नासिक शहर का रूल अलग होगा. तो ये सब सिस्टम चल रहा है. ज़्यादातर देखा जाए तो ये जो है डिस्ट्रिक्ट वाइज वैरी नहीं करता है, ये स्टेट वाइज जनरली वैरी करता है. मतलब कि बिहार गवर्नमेंट का रूल अलग होगा, महाराष्ट्र गवर्नमेंट का रूल अलग होगा, दिल्ली सरकार की जो रूल होगी बिल्डिंग बनाने की वो अलग होगी. तो वो डिफरेंट स्टेट लेवल पर वैरी करता है. सरकार के पास इतना कैपेसिटी नहीं है कि वो लॉ को जिले लेवल पर वैरी करवाए. मतलब कि सीतामढ़ी में ऐसा बिल्डिंग बनेगा, दरभंगा में ऐसा बिल्डिंग बनेगा, है ना, सुपौल में ऐसा बिल्डिंग बनेगा. सरकार के पास इतनी अपॉर्चुनिटी नहीं है, इतनी समय नहीं है. हालांकि सरकार को ऐसा करना चाहिए, लेकिन सरकार ऐसा नहीं करती है.
इसीलिए हम लोग जो बात होती है बिल्डिंग बायलॉज की, वो बिल्डिंग बायलॉज हम लोग पढ़ेंगे। अगर बिहार में है तो पटना वाला पढ़ेंगे। किसका पढ़ेंगे? पटना वाला। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसमें 5-6 पॉइंट लिखे गए हैं। इस 5-6 पॉइंट के अलावा और पॉइंट मिलेंगे आपको, लेकिन दीज आर द 5 मेजर पॉइंट्स। ये अच्छा पॉइंट्स है, इसीलिए मैंने इन 5 पॉइंट्स को मेंशन किया है ना। ये किसी विशेष क्षेत्र में ऐसा पॉइंट हो सकता है जो कि बिहार सरकार के द्वारा दिया गया है। अगर बात किया जाए बिल्डिंग बायलॉज का जो पहला रूल है, ये जरूरी नहीं है कि ये रूल पहला ही होगा, मतलब कि वो रूल जो कि परमिसिबल साइज ऑफ प्लॉट के बारे में बताता है, कुछ इस प्रकार से है कि 100 से 200 मीटर स्क्वायर फॉर 1 फैमिली यूनिट। मतलब कि साइज ऑफ फ्लैट जो होगा, साइज ऑफ प्लॉट जो होगा, प्लॉट का जो साइज होगा जिस पर हमको बिल्डिंग बनानी है, उसकी जो साइज होनी चाहिए 100 से 200 मीटर स्क्वायर का एरिया होना चाहिए, उसका प्लॉट का एरिया होना चाहिए। मान चलिए कोई रेक्टेंगुलर प्लॉट भी हो सकता है। ये चीज़ें आपको समझ में आ चुकी है, हम इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है। ये कोई बड़ी बात नहीं थी, मैंने ये क्या हुआ, बिल्डिंग बायलॉज क्या होता है उसके बारे में मैं बता रहा था। जैसे मान चलिए ये कोई रेक्टेंगुलर प्लॉट है ना, तो इस रेक्टेंगुलर प्लॉट का साइज क्या होना चाहिए, फेवरेबल साइज क्या है, इसके बारे में बताता है मेरा बिल्डिंग बायलॉज। और वो कहता है कि अगर आपको किसी सिंगल फैमिली के लिए बिल्डिंग बनाना है तो आप उसका जो एरिया लिमिटेशन 100 से 200 मीटर स्क्वायर के बीच में रख सकते हैं। मतलब कि उसमें इसके बीच में वैरी करना चाहिए, इस एरिया के बीच में है ना, इसका साइज वैरी करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट बात आती है फॉर सेमी डिटैच्ड फैमिली यूनिट। स्टूडेंट, सेमी डिटैच्ड फैमिली ये क्या है? नया चीज़ लग रहा है आप लोगों को। देखिए सेमी डिटैच्ड कहने का मतलब है, जैसे मान चलिए कि कोई आदमी 2 भाई है, पहले वो कंबाइन था, अब वो अलग हो रहा है और उसके बाद बिल्डिंग बनाया जा रहा है, तो वो क्या है, दोनों भाई का माता पिता तो सेम ही है। मतलब उसमें क्या होगा कि जो उसका जब फैमिली होगा वो पार्शियली अलग होगा। मतलब डिटैच कहने का मतलब होता है अलग होना। तो जब फैमिली पार्शियली अलग होता है तो उसको कहते हैं हम सेमी डिटैच्ड फैमिली। और जब सेमी डिटैच्ड फैमिली की बात होती है उस केस में मेरा एरिया का जो रेंज होना चाहिए 300 to 450 मीटर स्क्वायर। स्टूडेंट्स, आपको एक बात और हम बता दें कि बिल्डिंग बायलॉज जो है एक उचित सिस्टम देता है, एक उचित वैल्यू देता है किसी भी रेंज का। तो यहाँ पर 300 to 450 लिखा हुआ है, इसका मतलब आप कभी नहीं समझना कि 500 का एरिया जो होगा उस पर बिल्डिंग नहीं बनेगा, बनेगा बिल्डिंग, लेकिन वो 500 का जो एरिया होगा उस पर ऐसी बिल्डिंग बनाई जाएगी तो थोड़ा सा और लगेगा, है ना। क्या लगेगा? और लगेगा। इसीलिए हम लोग 300 से 450 के लिए क्या करेंगे, सेमी डिटैच्ड फैमिली वालों को रखेंगे इसमें और उसके लिए बिल्डिंग बनाएंगे। या फिर हमको ऐसा भी आ गया केस कहीं कि कोई क्लाइंट आ गया और कहेगा कि सर आप इंजीनियर है, कहेगा कि सर हमको बिल्डिंग बनानी है, हम क्या करें? तो क्या आप पूछिएगा उससे कि कैसा फैमिली है बाबू, कहेगा कि यूनिट फैमिली है, कोई कहेगा कि सेमी डिटैच्ड फैमिली है, कोई कहेगा कि भाई अलग है ना, अब माँ साथ में है। तो इस प्रकार की बातें हो जाती है, तो वो भी सेमी डिटैच्ड में आ जाएगा। तो ये जो बात आ रही है इसके अनुसार आप एरिया डिमांड कीजिएगा कि अगर आपको इस प्रकार के घर, इस प्रकार के फैमिली के लिए घर बनाना है तो आपके पास इतना ज़मीन होना ज़रूरी है ना। और उसके बाद ही आपका घर बनेगा और बेटर घर बनेगा। तो ये बात हो जाती है इसके साथ, किसके साथ? बिल्डिंग बायलॉज के साथ। तीसरा पॉइंट है 665 मीटर स्क्वायर, तो 665 मीटर स्क्वायर फॉर ऑनरशिप फ्लैट्स। ऑनरशिप फ्लैट्स कहने का मतलब ये हुआ कि वैसा फ्लैट्स जो कि ऑनरशिप में कहने का मतलब ये हुआ जो भाड़े पर लगता हो। तो भाड़ा वाला जो फ्लैट लगाया बनने वाला है उसका एरिया इतना होना जरूरी है, ठीक है। अब बात आते हैं स्टूडेंट्स बिल्टअप एरिया की। तो बिल्टअप एरिया क्या है, और उसके बाद आपको एक और चीज़ नज़र आता होगा इसमें, बिल्टअप एरिया के बाद फ्लोर, ये FSI क्या है, FSI बताते हैं, हम लोग चर्चा करेंगे, है ना। आप लोग वीडियो जो है ना, वीडियो उसको पूरा देखिए, है ना। पूरा नहीं देखिएगा तो कुछ पता नहीं चलने वाला है ना। क्या कहावत है कि, है ना, कि आप 5 महीना 6 महीना में कुछ नहीं कर पाते हो, 2 सेमेस्टर तो बीत ही चुका है, देख सकते हो।
2 मिनट की वीडियो देख के क्या समझ सकते हो। इसीलिए पूरा वीडियो देखो, क्या क्या पढ़ाया जा रहा है ध्यान से सुनो। कोई दिक्कत होता है कमेंट बॉक्स में मैसेज करो कि हाँ सर ये दिक्कत हो रहा है, आई विल डेफिनेटली आंसर ए क्वेश्चन। ओके, तो बिल्टअप एरिया क्या होता है स्टूडेंट्स? जैसे कि मान चलिए ये कोई रेक्टेंगुलर फ्लैट था, ठीक है, और ये प्लॉट क्या था? ये खेत का है, खेत इसको बोलेंगे, है ना। ये क्या है? प्लॉट है, रेक्टेंगुलर प्लॉट है, ठीक है। और इस प्लॉट पर हमको घर बनाना है। तो मान चलिए कि घर बनाएंगे तो कुछ इस प्रकार से बनाएंगे, है ना। साइड में छोड़ देंगे, इधर छोड़ देंगे, इधर छोड़ देंगे, इधर छोड़ देंगे, तब बीच में घर बनाएंगे, है ना। तो ये जो घर बनाएंगे तो देखिए कितना एरिया पर कंस्ट्रक्शन हुआ है, वही एरिया पर कंस्ट्रक्शन हुआ है जिसको हम अभी हैच कर रहे हैं। मतलब कि ये जो हैच एरिया जिस पर कंस्ट्रक्शन हुआ है उसको हम लोग बोलेंगे बिल्टअप एरिया। क्या बोलेंगे? बिल्टअप एरिया। मतलब कि बिल्टअप एरिया वो एरिया होगा जिस पर एक्चुअल में कंस्ट्रक्शन होगा, है ना। एक्चुअल में क्या होगा? कंस्ट्रक्शन होगा, ठीक है, उसको बोलेंगे बिल्टअप एरिया, है ना। और ये था आपका प्लॉट, तो ये होगा क्या? हैचेड पार्ट जो है वो क्या है? बिल्टअप एरिया है। तो ये बिल्टअप एरिया समझ में आया होगा। बिल्टअप एरिया इसको लिख देते हैं हम लोग बिल्टअप, BUILTUP, बिल्टअप एरिया, ठीक है। तो बिल्टअप एरिया समझ में आया होगा। अब कहता है द FSI शैल बी 1.0 विथ मैक्सिमम यूटिलाइजेशन अप टू 0.40 ऑन ग्राउंड फ्लोर। स्टूडेंट्स, ये FSI क्या है? FSI जो होता है इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है फ्लोर स्पेस इंडेक्स, ठीक है स्टूडेंट्स। क्या होता है? फ्लोर स्पेस इंडेक्स, ठीक है। क्या होता है? फ्लोर स्पेस इंडेक्स। आशा कीजिए आप लोग इस बिल्टअप एरिया में FSI को अभी हम लोग रहने देते हैं, क्योंकि फ्लोर स्पेस इंडेक्स के बारे में हम आपको समझाएंगे तो कुछ मिटाना पड़ेगा। इससे बेहतर है क्या करते हैं हम लोग, पहले इसको समझ लेते हैं, इसको समझ लेते हैं, उसके बाद इसको मिटा देंगे। आप इसके बारे में खूब बढ़िया चर्चा करेंगे, ठीक है। तो आते हैं सेकेंड को भी थोड़ा देर के लिए स्किप करते हैं। थर्ड में आते हैं मार्जिन। मार्जिन क्या है? मार्जिन का नाम आप लोगों ने सुना होगा। मतलब कि जो घर बनाते हैं हम लोग तो रोड से थोड़ा सा हट के बनाते हैं, सोचते हैं कि बाद में हो सकता है कि रोड बाद में बढ़े रोड, है ना। लेकिन आजकल की दुनिया में, है ना, स्थिति बड़ा ख़राब हो चुका है। क्या होता है कि देखते हैं अभी आपको जनरल प्रैक्टिस ऐसा हो चुका है कि मान चलिए घर बन रहा है तो उसमें क्या होता है कि एक मान चलिए ये कोई बिल्डिंग है ना, मान चलिए ये कोई एरिया है जिस पर घर बनाना है, ठीक है। ये सिस्टम है ना। ये रेक्टेंगुलर प्लॉट है जिसमें 2 भाग है। इसमें एक भाई रह रहा है और इसमें एक भाई दूसरा भाई रह रहा है, भाई नंबर 2 और भाई नंबर 1 रह रहा है। भाई की ही बात करेंगे हम, है ना। भाई नंबर 1 है और भाई नंबर 2 है, ठीक है। और भाई नंबर सब ये दोनों रह रहा है। मान चलो ये भाई नहीं घर बनाएगा, ये घर बनाना स्टार्ट करेगा तो क्या करेगा? इसका यहाँ से पकड़ के, है ना, यहाँ से पकड़ के दीवार उवार सब जोड़ लेगा। अगर मान चलो इधर रोड है तो इधर छोड़ देगा, इधर अगर मान चलो रोड है तो इधर वाला ज़मीन छोड़ देगा, मतलब इधर से थोड़ा सा छोड़ देगा, इतना जगह में घर बना लेगा। मतलब कि इसका जो बाउंड्री लाइन है बिल्डिंग का, ये इसके अधिकार क्षेत्र का जो बाउंड्री लाइन है उसको पकड़ के घर बना लेता है। और ये जो है बाद में क्या करेगा? इसके सटा के बाउंड्री घर बना लेगा, है ना। मतलब कि इस 2 बिल्डिंग के बीच में कोई स्पेस ही नहीं बचेगा। जबकि जब हम घर बना रहे होते हैं उस समय क्या करना चाहिए? हमको जगह छोड़नी चाहिए, है ना। मतलब कि अगर यहाँ पर अच्छा घर बनाया जाता तो कुछ इस प्रकार से घर बनाया जाता। कुछ आगे से छोड़ देंगे, कुछ पीछे बगल से साइड से छोड़ देंगे, साइड से छोड़ दिए, कुछ पीछे से छोड़ दिए। इस प्रकार से इसमें भी ऐसा घर बनाया जाता, तब जाके बिल्डिंग का अपीयरेंस भी अच्छा रहता। और इसका एक और फायदा होता है क्या जगह छोड़ने का, कि मान चलो इस बिल्डिंग में आग लगी, है ना, ये बिल्डिंग हट के बना हुआ है तो इस बिल्डिंग को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर इस बिल्डिंग में आग लगी, ये बिल्डिंग सट के बना हुआ है तो फिर, है ना, हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे, है ना।
ये कहेगा कि हम तो जलेंगे सनम, तुमको भी हम ले जला देंगे। तो इस प्रकार की बात कब हो जाएगी, सनम डूबने और डुबाने की बात कब हो जाएगी, तब होगी जब दोनों बिल्डिंग आपस में जुड़ के बने रहेंगे, मतलब सट के बने रहेंगे। और यही कारण है कि जब एक बार आगजनी होती है तो एक तरीके से कहा जाता है कि अच्छे अच्छे शहर का बहुत बड़ा भाग आग की चपेट में आ जाता है। यही कारण है, क्योंकि वहाँ पर पीपल्स डेंसिटी ज़्यादा होती है, लोगों की डेंसिटी ज़्यादा होगी तो घर नज़दीक नज़दीक बनेगा। किसी एक के घर में आग लग गया तो फिर वो मोहल्ला साफ हो जाएगा, या किसी एक के घर में सिलेंडर फट गया तो फिर वो पूरा वो मोहल्ला साफ हो जाएगा। यही कारण है कि लोग मतलब कि जो आगजनी होती है तो ज़्यादा क्षति होती है, यही कारण है। तो हम लोग क्या करना चाहिए, मार्जिन का मतलब समझ में आया होगा स्टूडेंट्स। मार्जिन मतलब जगह छोड़ना। मार्जिन का एक और नाम है स्टूडेंट्स, सेटबैक। मार्जिन का नाम क्या है, सेटबैक। और ड्राइंग की भाषा में कभी भी आपको मार्जिन लिखा हुआ नहीं दिखेगा, इसलिए यहाँ पर लिख दीजिए क्या, सेटबैक, है ना। क्या हो गया, इसको बोलेंगे हम सेटबैक। क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स, सेटबैक बोलेंगे मार्जिन को। और ये जो सेटबैक होता है वो क्या होगा, मार्जिन होगा। अब देखिए जैसे कि बिल्डिंग बना रहे थे तो इसमें हम लोग सामने छोड़ रहे थे, बगल में छोड़ रहे थे, ये भी बगल में छोड़ दिए, पीछे भी छोड़ दिए। तो सामने छोड़ेंगे उसको बोलेंगे हम फ्रंट सेटबैक, पीछे छोड़ेंगे उसको बोलेंगे रियर सेटबैक, इसमें छोड़ेंगे तो बोलेंगे साइड सेटबैक। ये भी साइड सेटबैक हो जाएगा, ये भी साइड सेटबैक हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, रियर सेटबैक हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, फ्रंट सेटबैक हो जाएगा। तो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेटबैक, 4 टाइप्स, मतलब कि 3 टाइप से सेटबैक हो गया। एक सामने वाला, एक पीछे वाला, एक बगल वाला। बगल वाला को साइड सेटबैक बोलते हैं, क्योंकि उसमें 2 को हो जाएगा, एक लेफ्ट हैंड साइड सेटबैक, एक राइट हैंड साइड सेटबैक। लेकिन इसमें हैंड वैंड नहीं यूज करेंगे, हम लोग सीधे यूज करेंगे साइड सेटबैक, ठीक है। तो अब पढ़िए इसको क्या कहा गया है, द मार्जिन ऑन रोड साइड इन एडजेसेंट प्रॉपर्टी शैल बी 0.4 मीटर एंड 3 मीटर रिस्पेक्टिवली। यहाँ पर रिस्पेक्टिवली होना चाहिए था, ठीक है। अगर नहीं भी है तो ऐसा समझ लेना आप लोग कि रोड साइड का जो मार्जिन होगा, द मार्जिन ऑन रोड साइड एंड एडजेसेंट प्रॉपर्टीज, मतलब कि एडजेसेंट प्रॉपर्टीज कहने का मतलब ये देखिए, इसके साइड में जो प्रॉपर्टी है उससे इस बिल्डिंग का जो मार्जिन होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, उसके बारे में बता रहा है। मतलब कि द मार्जिन ऑन द रोड साइड, और रोड साइड में जो मार्जिन होगा वो फ्रंट सेटबैक हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये जो दिया हुआ है वो फ्रंट सेटबैक के बारे में दिया हुआ है, और ये जो दिया हुआ है वो साइड सेटबैक के बारे में दिया हुआ है। मतलब कि फ्रंट सेटबैक का सिस्टम क्या होना चाहिए, 4.5 मीटर, 3 मीटर सिस्टम होना चाहिए कम से कम, किसका, तो साइड सेटबैक का। अब कहता है फॉर फ्लैट हैविंग एरिया लेस देन 300 मीटर स्क्वायर द मार्जिन विल बी 3 मीटर फ्रंट एंड 2.0 मीटर साइड। आपको समझ में आया होगा, ये 300 मीटर स्क्वायर का जो एरिया होगा उसके लिए बताया जा रहा है क्या, कि फलाना मार्जिन होना चाहिए, ये फ्रंट का होना चाहिए, ये फ्रंट सेटबैक होना चाहिए, और ये साइड सेटबैक होना चाहिए। जब ये एरिया इतना तक लिमिटेड रहेगा, इससे ज़्यादा एरिया आती है, इससे ज़्यादा अगर एरिया के कंस्ट्रक्शन की बात आएगी उस केस में हम लोग इसका प्रोविजन करेंगे अकॉर्डिंग टू बिल्डिंग बायलॉज, ठीक है। तो ये समझ में आया गया होगा स्टूडेंट्स आपको। मार्जिन के बाद बात करते हैं हम लोग एरिया ऑफ रूम्स, है ना। क्या बात करते हैं, एरिया ऑफ रूम्स। तो एरिया ऑफ रूम्स में डिफरेंट टाइप्स के रूम्स होते हैं। पहले हम लोग अभी स्टार्टिंग कर रहे हैं इसीलिए सब रूम के बारे में जानेंगे, है ना। लिविंग रूम का मतलब होगा रहने वाला रूम, बेडरूम जिसमें आप सो रहे होंगे, ड्राइविंग रूम का मतलब होगा जिसमें आप टीवी लगाए होंगे और जब लोग आए तो उसको बैठाया, और उसके बाद ड्राइंग रूम में और बहुत सारा काम होता है। जैसे आपको अगर कोई सिस्टम रखना है, कंप्यूटर रखना है तो ड्राइंग रूम में रखेंगे, है ना। तो ड्राइंग रूम का यूज हो गया। उसके बाद सिटिंग, जिसमें आप जनरली आमतौर पर बैठते हो, है ना। और उसके बाद लेडीज रूम भी होता है ना। ऐसा नहीं कर देना, क्योंकि बड़ा सिस्टम बनता है ना तो लेडीज रूम और जेंट्स रूम अलग अलग होता है, नहीं तो फिर जानते हो ना हाय दैया हो जाती है। तो लेडीज रूम हो गया। उसके बाद डाइनिंग, जिसमें आप खाना खाते हो, है ना, तो डाइनिंग रूम भी होगा। उसके बाद स्टडी रूम, जिसमें आप पढ़ाई करते हो। स्टडी रूम कैसा होना चाहिए, एकदम साउंड प्रूफ होना चाहिए, ताकि बाहर में अगर बच्चा चिल्ला रहा हो, क्या कर रहा हो, तो हमको सुनाई नहीं दे। तो स्टडी रूम कैसा होना चाहिए, साउंड प्रूफ होना चाहिए। तो स्टडी रूम होगा। इन सारे रूम्स का जो साइज लिमिट होना चाहिए वो 9 मीटर स्क्वायर का होना चाहिए।
है ना, कितना का 9 मीटर स्क्वायर का इसका फेवरेबल साइज लिमिट है ना। और कोई देखते हैं, है ना, खाने वाला रूम जो होता है ना उसका टॉयलेट रूम के बराबर होता है ना, उससे अच्छा तो ये मॉडर्न टॉयलेट होता है, तंका और के रूम में रहता है उसमें। आज का अच्छा एक बात और देखो, दरभंगा में कोई स्टूडेंट आया होगा तो देखा होगा इतना छोटा रूम रहता है, उसमें 2 बेड दे देता है, 2 स्टूडेंट रखना उसमें उसको रहना पड़ता है ना। मतलब कि छोटा रूम में अरेंज करना पड़ता है, तो इसमें बिल्डिंग बायलॉजी नहीं काम करेगा, है ना। ये नहीं कहना कि सर हम जो रूम लिए हुए हैं उसका किराया 1200 है, 2000 है, 2200 रुपया है, और उसमें है ना कि उसका साइज बहुत कम है, तो वहाँ बिल्डिंग बायलॉजी नहीं काम करेगा। वहाँ रूम मालिक के जाओ, आप बोलो कि काहे नहीं बिल्डिंग बायलॉजी को देख कर बनवाया रूम, है ना। इसीलिए उस सब चीज़ में वो नहीं चलेगा, है ना। हम लोग पढ़ेंगे क्या, हम लोग पढ़ेंगे 9 मीटर स्क्वायर। तो 9 मीटर स्क्वायर का जो साइज होगा वो फेवरेबल साइज होगा जिस पर हमको बिल्डिंग बनानी चाहिए। इस प्रकार के साइज की बिल्डिंग बनानी चाहिए जिससे हम लोग इसका ज़्यादा इस्तेमाल कर सकें, ठीक है। एक बात और होती है स्टूडेंट्स, क्या कि मान चलिए किसी के पास मतलब कि एरिया कम है जिस पर उसको बिल्डिंग बनाना है, तो उस केस में वो एडजस्ट करवाने का काम करता है, और उस केस में वहाँ पर जो रूम का साइज होगा वो वैरी कर सकता है। वही मतलब कि कभी जो रूम होगा खाने वाला रूम वो उसके किचन के बराबर हो जाएगा, और जो टॉयलेट वाला रूम हो जाएगा वो जो मतलब कि जो पतली गली होती है ना उसके तरह हो जाएगा। इस प्रकार से डिपेंड करता है कि सिचुएशन ऑफ साइट क्या है, कि साइट के सिचुएशन के आधार को देखते हुए हम लोग रूम डिज़ाइन करते हैं जब वो केस आ जाती है तो। लेकिन अगर बात किया जाए कि अच्छा क्या बात है, तो अच्छा ये बात है 9 मीटर स्क्वायर एवरेज साइज होना चाहिए, ठीक है। अगर मिनिमम साइज के बारे में बात किया जाए तो 2.4 मीटर से कम नहीं होना चाहिए। 2.40 मीटर से मिनिमम साइड का साइज कम नहीं होना चाहिए, रूम के साइड का साइज, ठीक है ना। जनरली हम लोग स्क्वायर, है ना, स्क्वायर साइज का रूम बनाते हैं जनरली। उसके बाद में अगर आपका रूम स्टडी रूम है, इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग चल रहा है, तो उसमें रेक्टेंगुलर साइज का रूम बनाना पड़ेगा, स्क्वायर से काम नहीं चलने वाला है ना, रेक्टेंगुलर रूम बनाना पड़ेगा। तो जब वो इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग हो जाता है, जैसे कोई मतलब पॉलिटेक्निक कॉलेज है, तो पॉलिटेक्निक कॉलेज का रूम कैसा बनेगा, वो रेक्टेंगुलर साइज का रूम बनेगा, वो स्क्वायर साइज का नहीं बनेगा। स्क्वायर साइज का रूम जनरली हम लोग फैमिली बिल्डिंग के लिए रखते हैं, और उसको कम्पैक्ट माना जाता है क्योंकि उसमें क्या होता है कि अच्छा से हवाएं आती हैं, वेंटिलेशन सिस्टम अच्छा रहता है। तो उस बात की वेंटिलेशन करने का मतलब ये हो गया कि उसमें लाइट के सिस्टम अच्छा रहेगा, उसमें जो जितने भी हेल्दी सिस्टम होंगे बनेंगे, वो हेल्दी इन्वायरमेंट का निर्माण होगा स्क्वायर साइज के रूम में, है ना। और कभी कभी हम लोग रेक्टेंगुलर साइज भी फेवर कर लेते हैं, तो वो डिपेंड करता है साइज के ऊपर, ऐसा मतलब कि साइट के ऊपर कैसा साइट है। तो ये समझ में आएगा होगा डिफरेंट टाइप्स का रूम। अब स्टोर रूम, जिसमें आप लोग क्या करते हो, अगर स्टूडेंट हो तो कचरा फेंकते होगे पक्का, बुक वाला कचरा स्टोर रूम में देखते होंगे। कॉलेज का लाइब्रेरी सिस्टम होता है, तो लाइब्रेरी सिस्टम का जो स्टोर रूम रहता है जनरली ठीक नहीं रहता है, चाहे उसमें कचरा फेंका जाता है, तो वो कचरा हो गया, तो स्टोर रूम हो गया। और जनरली रूम की बात आती है, जैसे कि अगर मान लीजिए रेसिडेंशियल बिल्डिंग है तो उसमें स्टोर रूम में तरह तरीके से किसी को संदूक रखना है, मतलब किसी को पेटी रखना है, बॉक्सा रखना है, कुछ भी रख सकता है अपना स्टोर रूम पे, मतलब किसी सामान स्टोर करने के लिए। नेक्स्ट बात आती है किचन। किचन वो चीज़ होता है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, हाँ, किचन में बीड़ी पीते हैं। क्या करते हैं, बीड़ी पीते हैं किचन में। किचन में क्या करेंगे, हम लोग खाना बनाएंगे, और शायद बीड़ी पीने वाला काम अभी नहीं चल रहा, अभी गोल फ्लैग चलता है। क्या चलता है ना, गोल फ्लैग चलता है, तो किचन में खाना बनाने वाला काम होगा। नेक्स्ट बात आती है बाथ और ड्रेसिंग रूम की। तो बाथरूम में स्नान करते हैं, ड्रेसिंग रूम में क्या होता है ना, अगर मान चलो एज्यूम कर लो कि सर जो खड़े हैं थोड़ा देर के लिए अगर हीरो बन जाए, है ना, तो शूटिंग करने के लिए ड्रेसिंग रूम चाहिए ना, जिसमें हमारा जो क्या होगा, है ना, मेकअप होगा, उसमें तरह तरह के लोग रहेंगे, मेकअप मैन रहेंगे, तो उसको बोलेंगे क्या, ड्रेसिंग रूम बोलेंगे, है ना। एज्यूम कर लेना थोड़ा थोड़ा, है ना, क्या करना चाहिए, एज्यूम करना चाहिए लाइफ में। ओह काश मैं क्या होता, अमिताभ बच्चन होता, तो 2 इधर से और 2 इधर से, है ना, मेकअप कर रहा होता, सर को कहीं पसीना ना छूट जाए। तो ये सब चीज़ें होती हैं, तो उसको बोलते हैं क्या, उस विशेष प्रकार के रूम को बोलते हैं ड्रेसिंग रूम, है ना। अगर मन होगा तो कह लेना इसको मेकअप रूम। क्या कह लेना, मेकअप रूम। जो लड़का गांव से बिलोंग करता होगा उसको अच्छी तरीके से पता होगा कि मेकअप रूम क्या होता है, क्योंकि उसके गांव में बराबर, है ना, नाच सिस्टम आता होगा, डांस सिस्टम आता होगा। और जो बच्चे होते हैं, गांव की बात बता रहा हूँ,
है ना, हुल्की पार कर देखते रहते हैं कि ड्रेसिंग रूम में क्या चल रहा है, मेकअप रूम में क्या चल रहा है, तो सब चीज़ें हो जाती है, तो उसको बोलते हैं क्या, ड्रेसिंग रूम। ड्रेसिंग रूम में हम लोग क्या करते हैं, इसका स्पेशल पार्ट टाइम यूज करते हैं, है ना, उसको बोलेंगे ड्रेसिंग रूम। अगर मॉल का जो सिस्टम होता है, मॉल में जाओ चेंज रूम जो होता है उसको ड्रेसिंग रूम बोल सकते हो, चेंजिंग रूम को, है ना। तो इसका जो साइज होना चाहिए इतना मीटर स्क्वायर के रेंज में होना चाहिए कम से कम। अब है WC के बारे में, वाटर क्लोजेट क्या होता है, वाटर क्लोजेट, है ना, WC। वाटर क्लोजेट जो होता है स्टूडेंट्स, जहाँ पर हम लोग हाथ वगैरह धोते हैं ना, जैसे कोई बिल्डिंग में आप इंटर करो तो वहाँ पर, है ना, नल लगा रहेगा, तो नल लगा रहा है, नल जो लगा होता है उसके लिए स्पेशल रूम होता है, उसको हम बोलते हैं वाटर क्लोजेट, जहाँ पर पानी गिरता है ना। आज इतना एडवांस बिल्डिंग तो देखने को कभी तो आप लोगों को नहीं मिलता होगा, जस्ट पॉलिटेक्निक कॉलेज की बात कर लेते हैं, वहाँ पर रहता है ऐसा चीज़। वहाँ पर वाटर कॉलेज माने पानी को गिराने के लिए अलग सिस्टम होता है ना। देखोगे, एज्यूम करोगे क्या, वहाँ पर पानी गिराने के लिए, पैर वगैरह धोने के लिए सिस्टम रहता है, तो उसको बोलते हैं वाटर क्लोजेट। वाटर क्लोजेट का साइज होना चाहिए कुछ इस प्रकार से होना चाहिए। तो अब बात आती है प्लिंथ हाइट की। इससे पहले प्लिंथ हाइट के बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं, एक बार और चर्चा करते हैं कि प्लिंथ हाइट जो होता है स्टूडेंट्स, प्लिंथ क्या होता है, प्लिंथ ये होता है कि जो ग्राउंड फ्लोर है, ग्राउंड फ्लोर का जो सरफेस होगा, और ऐसे मान चलो, इसको थोड़ा सा ऐसे समझो, एक मान चलो ग्राउंड लेवल है, इस प्रकार से यहाँ पे बिल्डिंग बना हुआ है, इधर ग्राउंड लेवल है, और इस प्रकार से मान चलते हैं ये ग्राउंड लेवल है, और ये है मेरा ग्राउंड फ्लोर, इसमें गेट लगा हुआ है, ऐसे ऊपर जो बिल्डिंग बना होगा, ठीक है, वो गेट लगा हुआ है ऐसे। तो क्या करते हैं यहाँ पे हम लोग इस नंबर ऑफ खानी बना देते हैं, मतलब कि स्टेयर बनाते हैं, स्टेप्स बना देते हैं, ताकि हम लोग इस ग्राउंड ये मतलब ज़मीन से अपने घर में जा सके। तो ये जो फ्लोर होता है, ये फ्लोर, इस फ्लोर से नीचे वाला जो जितना भी स्ट्रक्चर होगा उसको बोलेंगे हम प्लिंथ। ये क्या हो जाता है, प्लिंथ हो जाता है। अगर आपको और ज़्यादा समझना चाहिए प्लिंथ के बारे में, तो आप बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का लेक्चर देखिए जाके, कंपोनेंट्स ऑफ बिल्डिंग, है ना, और उसमें सुपर स्ट्रक्चर कंपोनेंट देखिएगा, सारा समझ में आ जाएगा प्लिंथ क्या है, और सब चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें होती है, समझ में आ जाएगा। तो प्लिंथ के बारे में कहा जा रहा है कि इसका हाइट क्या होना चाहिए, तो 450 mm होना चाहिए, मतलब कि 45 सेंटीमीटर इसका हाइट होना चाहिए, है ना। जिसको बोलते हैं प्लिंथ हाइट, इतना mm का होना चाहिए, ये अच्छा होता है। और किसी को मन है कि खेते में घर बना लेंगे, खेते में रहेंगे तो क्या दिक्कत है, मतलब कि फील्ड में घर बना लेंगे तो क्या दिक्कत है ना। वैसे भी गाना निकल चुका है ना, बहुत सारा गाना निकल चुका है, क्या है ना। बस स्टूडेंट्स जो भोजपुरी गाना सुनते होंगे वो समझ गए होंगे कि मैं क्या कहने वाला था इस समय, है ना। तो इसको मिटा रहे हैं स्टूडेंट्स। आप क्या कीजिए, जितना भी ब्लैक से लिखा हुआ है उसको नहीं नोट कीजिएगा, और जैसे इसको नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, और इसको नोट कर लीजिए, सारी चीज़ को नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना। हम 3 सेकेंड तक रुकेंगे, है ना। किसी बच्चे का कंप्लेन आया था कि सर कम से कम 3 सेकेंड का समय दिया जाए कि हमको स्क्रीनशॉट लेना रहता है, तो हमको लगता है 3 सेकेंड हो गया होगा। चलिए, तो अब इसको हम इरेज करेंगे, और हम पढ़ेंगे किसके बारे में, जैसा कि FSI के बारे में, फ्लोर स्पेस इंडेक्स के बारे में पढ़ेंगे, है ना। तो नेक्स्ट बात हम क्या पढ़ने वाले थे स्टूडेंट्स, FSI के बारे में पढ़ रहे थे। छठा नंबर होगा FSI, इसको बोलेंगे क्या, फ्लोर स्पेस इंडेक्स। ये फ्लोर स्पेस इंडेक्स क्या होता है स्टूडेंट्स, फ्लोर स्पेस इंडेक्स जो होता है ना, एक रेशियो होता है, किसका, बिल्टअप एरिया और प्लॉट एरिया का, है। फ्लोर स्पेस इंडेक्स जो होता है बिल्टअप एरिया और प्लॉट एरिया का एक रेशियो होता है, मतलब कि FSI इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, बिल्टअप एरिया डिवाइडेड बाय प्लॉट एरिया, हाँ। इसको आप लोग नोट कर लीजिए, है ना। फ्लोर स्पेस इंडेक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, बिल्टअप एरिया डिवाइडेड बाय प्लॉट एरिया, है ना। तो प्लॉट नहीं होता है, प्लॉट होता है। बिल्टअप एरिया डिवाइडेड बाय प्लॉट एरिया, जो जिसका जो रेशियो मिलेगा हम उसको क्या बोलेंगे, फ्लोर स्पेस इंडेक्स। और क्या होगा, एक यूनिटलेस क्वांटिटी होगा, क्योंकि ये भी एरिया है, ये भी एरिया है, दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, है ना, यूनिट इससे क्या हो जाएगा, यूनिटलेस क्वांटिटी हो जाएगा, यूनिटलेस क्वांटिटी हो जाएगा ये। अब हम लोग स्टूडेंट्स जानेंगे कि आखिरकार ये फ्लोर स्पेस इंडेक्स निकालते क्यों है,
ये अस्तित्व में क्यों आया? स्टूडेंट्स यहाँ पर आप इसको थोड़ा सा जज करें तो पता चल रहा है कि बिल्डअप एरिया और प्लॉट एरिया में कुछ ना कुछ ये संबंध दिखा रहा है। मतलब ये कि अगर इसको हिंदी में डिफाइन करना चाहेगा, कोई हिंदी मीडियम का स्टूडेंट हुआ तो कहेगा इकाई बिल्डअप एरिया में, मतलब कि इकाई प्लॉट एरिया में बना हुआ जो बिल्डअप एरिया होता है उसको क्या कहेंगे? फ्लूइड स्पेस इंडेक्स कहेंगे, है ना? कहेगा द बिल्डअप एरिया इन पर यूनिट प्लॉट एरिया इज नोन एज फ्लूइड स्पेस इंडेक्स, है ना? ये तो सब डिफिनेशन बनाने का अपना तरीका है। कोई कहेगा कि बिल्डअप एरिया और प्लॉट एरिया का अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं? फ्लूइड स्पेस इंडेक्स कहते हैं। तो इससे मिलता क्या है? इससे मिलता ये है कि बिल्डअप एरिया मतलब कि किसी भी विशेष प्लॉट पर कितनी जगह में बिल्डअप एरिया है, मतलब कितनी जगह में बिल्डिंग बना हुआ है, इसका एक प्रकार का इंडेक्स मिलेगा आपको। जो भी होगा, कभी इस इंडेक्स की वैल्यू 1 हो सकती है, कभी 1.5 हो सकती है ना? अच्छा, क्या ये बताओ कि ये फ्लूइड स्पेस इंडेक्स का वैल्यू 1.5 हो सकता है? मतलब कि कभी भी 1 से ज़्यादा हो सकता है क्या? FSI का वैल्यू कभी भी 1 से ज़्यादा हो सकता है क्या? है ना? किसी ग्राउंड फ्लूइड के लिए फ्लूइड स्पेस इंडेक्स की वैल्यू 1 से ज़्यादा हो सकता है क्या? ये क्वेश्चन है। तो देखो, मान चलो ग्राउंड ये कोई प्लॉट एरिया है, ठीक है? क्या है? प्लॉट एरिया, है ना? मान चलो ये प्लॉट का साइज है 4 मीटर और ये मान चलते हैं ये भी 4 मीटर का है, स्क्वायर प्लॉट एरिया है। इसमें कंस्ट्रक्शन हम कहाँ तक कर सकते हैं? जनरली यहाँ तक, मान चलिए यहाँ करेंगे, है ना? बायलॉज के अनुसार करेंगे तो, या फिर जितना एरिया है उतना पर कर दो कंस्ट्रक्शन। मतलब कि अगर जितना एरिया है उतना पर हम कंस्ट्रक्शन कर देते हैं, पूरा पर कंस्ट्रक्शन कर देंगे तो क्या हो जाएगा? ये जो प्लॉट एरिया है वो बिल्डअप एरिया के बराबर हो जाएगा। मतलब कि ये और ये मैच कर जाएगा। वैल्यू कितना आएगा? दोनों का रेशियो 1 आएगा, है ना? ये किसी भी केस में बिल्डअप एरिया जो है, मतलब कि जो बिल्डिंग बनाने वाला एरिया होगा, कभी भी प्लॉट एरिया से ज़्यादा नहीं हो सकता है ग्राउंड फ्लोर के लिए। इसीलिए हम लोग कहेंगे कि फ्लूइड स्पेस इंडेक्स की वैल्यू FSI यानी कि फ्लूइड स्पेस इंडेक्स की वैल्यू ग्राउंड 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता है। इसीलिए ये रिलेशनशिप गलत है। ये रिलेशनशिप क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। इसीलिए हम लोग दिमाग लगाएंगे जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा तो, है ना? ये क्वेश्चन जो है बराबर, है ना, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। मतलब कि दे देगा कि किसी ग्राउंड फ्लोर के लिए क्या फ्लूइड स्पेस इंडेक्स की वैल्यू इससे ज़्यादा होगी क्या, 1 से ज़्यादा होगी क्या? तो आपको यह कि नहीं होगी, 1 हो सकता है या फिर 1 से कम होगा, ठीक है? तो ये सब कॉन्सेप्ट बना रहना चाहिए, है ना? ये सब लिखने वाली बात नहीं है, ये सब समझने वाली बात है। इस क्वेश्चन, इस फॉर्मूला को एनालाइज करने वाली बात है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि फ्लूइड स्पेस इंडेक्स क्या है। तो फ्लूइड स्पेस इंडेक्स एक प्रकार का पैरामीटर है जो हमको किसी विशेष प्लॉट एरिया में कितना एरिया पर बिल्डिंग बना हुआ है इस बात की जानकारी देता है। उसको क्या बोलते हैं हम लोग? फ्लूइड स्पेस इंडेक्स, ठीक है स्टूडेंट्स? तो अगर बात किया जाए बिल्डिंग बायोलॉजी के बारे में तो हम लोगों ने बहुत बात किया है ना, मतलब कि इतना बात किया कि अब हम लोगों के अंदर एक कंसेप्ट बिल्डअप हो चुका है बिल्डिंग ड्राइंग का। अब इसके बाद हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे अगले लेक्चर में वास्तुशास्त्र के बारे में, है ना? वास्तुशास्त्र हिंदी में होता है और इंग्लिश में बोलते हैं उसको आर्किटेक्चर। तो आर्किटेक्चर के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे, मतलब कि कहाँ सा कौन सा बिल्डिंग, कौन सा रूम का मतलब कि लोकेशन क्या होना चाहिए उसके बारे में बात करेंगे। और उसके बाद हम लोग जस्ट क्या करेंगे? ड्राइंग पोर्शन पर चले जाएंगे। मतलब कि यही जो मॉड्यूल था, मॉड्यूल नंबर 2, उसमें थोड़ा सा दिक्कत नहीं था, मतलब कि थ्योरी था जो कि हमको लोग पढ़ना चाहिए। मैं चाहता था इसको स्किप भी कर सकता था, लेकिन नहीं स्किप किया क्योंकि बच्चे के पास इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि वो पढ़ क्या रहा है ना? इसीलिए अब बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में इसके बारे में, किसके बारे में? तो बिल्डिंग बायोलॉजी के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं और हम लोग बात करेंगे आर्किटेक्चर वाला, मतलब कि वास्तुशास्त्र के बारे में बात करेंगे, उसके लिमिटेशन को जानेंगे। और आप लोग जैसे कि पहले भी बता चुके थे कि ये व्हाट्सएप नंबर है ना मेरा, इस पर आप हमको मैसेज कीजिए या फिर इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपना मोबाइल नंबर नाम के साथ मेंशन कीजिए ताकि हम आपका एक विशेष प्लेटफॉर्म बना सके, आपको अपने चैनल से रूबरू करा सके। चैनल क्या, आपको सिविल इंजीनियरिंग की दुनिया में ले जा सके। इसीलिए आप क्या कीजिए, इस
विशेष नंबर पर, अगर आपको लगता है ऐसा कि आपको ये प्राइवेसी लीक हो जाएगा कमेंट बॉक्स में डालने से, तो आप इस नंबर पर मैसेज कीजिए, है ना। तो इस नंबर, ये नंबर मेरा ही है, इस पर कोई प्राइवेसी लीक होने वाली बात नहीं होगी। तो आप उस पर मैसेज कीजिए, हम आपको ग्रुप में ऐड किया कर देंगे और उसके बाद एक विशेष प्रकार का हम लोग इन्वायरमेंट बनाएंगे और उसके बाद हमारा सारा सिस्टम चलेगा। तो बने रहिए हम लोगों के साथ, polytechhub.com के साथ। पॉलीटेक हब टीम जो है आपको हमेशा सपोर्ट करेगी आपके सिविल इंजीनियरिंग की दुनिया में, चाहे कोई भी दुनिया हो। polytechhub.com की जो टीम है वो हमेशा सदैव तत्पर है और काम करते रहेंगी। आप लोग क्या कीजिए, हम लोगों का मतलब कि उत्साह बढ़ाने के लिए लेक्चर को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, है ना। इससे हम लोगों का उत्साह बढ़ेगा। उसके बाद हम लोग आपके साथ हैं, बिल्कुल साथ हैं। ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।